डॉक्टर रिजवाना पे न्यूज में आपका स्वागत है। अनंतनाग में जो परसों इलेक्शन होने वाले हैं पार्लिमानी इंतखाबात के, आप भी एक कैंडिडेट हैं। आपके मुकाबले में साबिका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती है। आपके मुकाबले में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट यहाँ स्टेट के गुलाम अहमद मीर है, बीजेपी के सोफी यूसुफ है और भी लोग हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जस्टिस हसनैन है। उनके बीच में अपने आप को आप कैसे पाते हो, क्योंकि पॉलिटिक्स में आप नई हो, क्या रिस्पॉन्ड है पब्लिक का? मैं सबके बीच में, इनफैक्ट आपने ठीक बोला है, जो मेरा ये निशान है वो है डायमंड। डायमंड सबके बीच में रहता है। अगर आप मेरा सीरियल नंबर देखेंगे तो वो भी वैसे बीच में नहीं है, वो 10 नंबर पे है। तो मैं अपने आप को यूनिक देख रही हूँ इस टाइम पर, एक ऑनेस्टी पर और एक पब्लिक की खिदमत करने पर, जो एक फ्रेश फेस है, एक फ्रेश थॉट है, जो फ्यूचर की बात कर रहा है, जो इस टाइम पर जो डेवलपमेंट की बात कर रहा है, जहाँ पे बाकी लोग मुद्दा बना रहे हैं 370 को, आर्टिकल 35A को, और हमारी जो एक्स चीफ मिनिस्टर साहिबा है वो अपने आंसू बहा के वोट गेन करना चाहती है, सिंपैथी। वहां आप मुझे देखेंगे, मैं ना आंसू बहा रही हूँ, ना मैं 370 की बात कर रही हूँ, ना मैं आर्टिकल 35A की बात कर रही हूँ, बिकॉज मैं बोल रही हूँ आर्टिकल 35A एंड 370 हमारा राइट है, वो इतना स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है, उसको जिंदगी में कोई छेड़ नहीं सकता। अगर वो आंसू बहा के अब माफी मांग रहा है इस टाइम पर, तो इलेक्शन के टाइम माफी क्यों? तब माफी क्यों नहीं थी कि जब बीजेपी के साथ हाथ मिलाया? तब माफी क्यों नहीं थी जब गलती की, जब यहाँ पे आपने आप बोल रही है कि जो आर्टिकल 337 है और 370 ये बड़े स्ट्रॉन्ग आर्टिकल्स है और उनको कुछ होने वाला नहीं है किसी भी हाल में। नहीं हो सकता, कुछ नहीं होने वाला है। ये बात अगर है तो आज पहले क्या होता था, मेरा सवाल क्या होगा, पहले क्या होता था? पहले डेवलपमेंट मुद्दा होता था इलेक्शन में, रोजगार मुद्दा होता था, दूसरे मामला होते थे। ये मुद्दे ही नहीं है। कोई भी पॉलिटिशियन आप ले लो, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ले लो, पीडीपी को ले लो, या दूसरे भी है, उनके पास ये मुद्दे नहीं है। मुद्दे आज की डेट में 337 है, क्योंकि उनके आप कैसे देखते? क्योंकि उनको कुछ कहने के लिए बचा नहीं। उन्होंने वो हैरासमेंट कर चुके हैं लोगों को, डेवलपमेंट के नाम पर दबा है, यहाँ पे लोगों को हर तरीके से कुछ भी नहीं किया गया है। अब उनके पास इलेक्शन लड़ने के लिए मुद्दा नहीं है, क्योंकि पुराने लीडर है। इन्होंने जितना खून बहाना था, जितने स्ट्रेसेस देने थे, जितना यहाँ का डेवलपमेंट, जितना बेरोजगारी है इस टाइम पर, ये जो रोजगार के वादे किए गए हैं, इन्होंने सारे वादे तोड़े। अब बचा कुछ भी नहीं। अब ये इनको ये है इस टाइम पर, एक कश्मीरी का बचा कुछ आया 370.31 आप करके खुद नाम है कि हम 370 बचाएंगे आपका। अरे उसको 370 गया नहीं, उसका आर्टिकल 35A जा नहीं सकता। इलेक्शन शुरू होने के साथ साथ ही यहाँ पे आप देख लीजिए बाईपास में मानवाई की वजह से 2 दिन हफ्ते में बंद हो गया है, जमात इस्लामी पे बैन हो गया, एनआई की जबरदस्त रेडें हो रही है, यूथ को गिरफ्तार किया जाता है। तो ये तो नहीं कि ये भी एक इलेक्शन के इशू बनाया गया है, इसको आप कैसे देखते हो? मुझे लगता है ये यहाँ के सीनियर लीडर्स ने इलेक्शन का मुद्दा बनाना था, क्योंकि इलेक्शन लड़ने के लिए और जीतने का कोई और बहाना था नहीं। उनको लगता है लोगों को इमोशनल हैरासमेंट करेंगे, लोगों के पास जो बचा कुचा कुछ इमोशंस है वो बहुत ऑलरेडी ब्लीड कर रहे हैं। मैं जब गांव जाती हूँ तो लोग ब्लीड कर रहे हैं। यहाँ पे साउथ कश्मीर ब्लीड कर रहा है, उल्टा ये बताने के लिए दुनिया को यहाँ ब्लीडिंग है, यहाँ टेंशन है, यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे दब्बा है, यहाँ पे चलने के लिए रोड नहीं है, यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं है, यहाँ पानी नहीं है। गांव में यहाँ तक बात है कि एक वुमन के लिए मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, उसको उसकी डिलीवरी रोड पर होती है, उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस है, लेकिन वो हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। यहाँ 370 को मुद्दा बनाया जाता है इलेक्शन के टाइम पर, और यहाँ की जो फेलियर गवर्नमेंट रही है इस टाइम पर जो हो रहा है, ये सब उनकी मेहरबानी है। आपका मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा बहुत सिंपल है। मैं यहाँ की वॉइस बनके, यूथ की वॉइस बनके, मैं एक यूथ वॉइस बनके पार्लियामेंट में पहुंचना चाहती हूँ। और जो पार्लियामेंट के राइट्स है, यूथ की वॉइस क्या है? यूथ की वॉइस है बेरोजगारी, यूथ की वॉइस है फ्रीडम, यूथ की वॉइस है कोलैटरल डैमेजेस। व्हाई? यूथ कहता है कि हमें फ्रीडम दो। फ्रीडम मींस हमें सोच की आजादी दो। उनके पास ये नहीं है, उनके पास फ्रीडम नहीं है। यूथ चाहता है कि हमारे पास गलत लीडर जिन्होंने गलत किया है वो बाइकआउट करते हैं, वो कहते हैं हम वोट नहीं देंगे क्योंकि हमारे वोट का मिसयूज हो रहा है।
तो यूथ की कोई नहीं सुन रहा, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे मुद्दे बनाए जाते हैं और उन मुद्दों पर ऊपर से सीट्स लिए जाते हैं, नीचे बाइकआउट करवाया जाता है। इन्हीं मुद्दों पे पिछले इलेक्शन भी हुए हैं, पीडीपी इसी में वजूद में आई, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, इकोनॉमी के लेकर सारे मुद्दे उन्हीं के पास है। उन्होंने भी रोजगार की बात की, उन्होंने हेल्थ केयर की बात की। लोग आप पे भरोसा क्यों कह रहे हैं, दीवाना पे भरोसा क्यों कर रहे हैं? मेरा जो बैकग्राउंड है 10 साल का, जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई है, मैंने यहाँ की इज्जत बरकरार रखी है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। एक कश्मीरी के लिए फख्र है कि मेरी जैसी बेटी है यहाँ पे। दूसरा, मुझे जो इस टाइम पर भी लकीली जो मुझे निशान मिला है वो डायमंड है। मुझे लगता है लोगों को अपने हीरे को समझना पड़ेगा, इस टाइम पर जान परख होनी चाहिए मेरी। लोगों को देखना चाहिए मेरे 10 साल का, इंटरनेट पे देखे मेरे 10 साल की अचीवमेंट क्या है। और मैंने अगर 10 साल पे मैं पॉलिटिकल लीडर नहीं थी, गवर्नमेंट फैसिलिटीज नहीं थी, उसके बाद भी मैं अगर अपना नाम उस तक पहुंची और मैंने इतनी वैकेंसीज दी, इतने जॉब रोजगार दिए, मैंने इतने एंटरप्रेन्योर्स को इंडिपेंडेंट बनाया फाइनेंशियली, मुझे लगता है मेरे से बेस्ट लीडर इस टाइम पर आवाम के लिए नहीं हो सकता। आपका इतना बड़ा बिजनेस है, बिजनेस को छोड़ के इस पॉलिटिक्स में, इस दलदल में, खासकर वादी में जो पॉलिटिक्स हो रही है, इनके बीच में आप क्यों? बुनियादी अंदर की बात बताइए, अगर आप देखेंगे अंदर की बात बताइए, पॉलिटिक्स में आने का आपका मेन मकसद क्या है? राइट, अगर आप माने ना माने, अल्लाह जानता है, नियत वही जानता है। मैं इसमें आई, मेरे लिए पॉलिटिक्स इबादत है। मैं एक पॉलिटिकल रहना चाहूंगी, तभी मैं आजाद उम्मीदवार आई, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी आवाज और मेरे कलम में आजादी हो, मैं लोगों के लिए खिदमत करूं। जब उसमें फ्रीडम होगा तभी मैं किसी पार्टी से नहीं आई, क्योंकि मैंने भी पार्टियां बहुत देखी है। और जो यूथ है इस टाइम पर, वो अपना डिसीजन, वो राइट डिसीजन लेगा, वो इमोशनल डिसीजन नहीं लेता। दूसरा, मेरे इस टाइम पर कोई फैसिलिटीज नहीं है यहाँ पे, उसके बावजूद भी मैंने हिम्मत रखी। मैं अपने आप पर इस टाइम पर मैदान में होती हूँ, मैं गांव-गांव जाती हूँ, मैं बिना सिक्योरिटी की बहुत जगह पे जाती हूँ जो बाइकआउट। अच्छा, आज के डेट में हमारी वाद में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है, नेशनल है, पीडीपी है, कांग्रेस है, सजाद गरीब लोन है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए इंजीनियर रशीद भी है, और फिर शाह फैसल भी पॉलिटिक्स में आ चुका है। इन सबों को मिला के किसकी पॉलिटिक्स आपको लगती है कि कहीं पे आपकी जो आइडियोलॉजी है कहीं मेल खाती है? सच बोलूं तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला मैं लोगों को मिलूं, उनकी आइडियोलॉजी समझूं। अभी तक मैंने कोई पार्टी के बारे में नहीं सोचा है। इस इलेक्शन के बाद मैं मेरा सवाल में ये जो पॉलिटिशियन आज के डेट में है, उस पर कोई कमेंट नहीं, मैं कहता हूँ कि आपकी जो आइडियोलॉजी, आप जो इशू लेकर आए हो, आपको जो फीलिंग है एक्चुअली ये मतलब यहाँ की यूथ के मुद्दे क्या अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके, और कौन लीडर आपको लगता है कि नहीं इसकी फीलिंग इसकी यूथ के लिए? मुझे लगता है जितने भी आजाद उम्मीदवार हैं हमारे पुराने लीडर्स, जितने लोग जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लोग जानते हैं जितने भी अभी तक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स रहे हैं उन्होंने अच्छा किया है, लोगों को उनसे कोई शिकायत नहीं है। अगर बहुत ज्यादा नहीं किया लेकिन उतना किया जितना वो कर सकते थे। और उसमें हमारे साउथ में भी है, नॉर्थ कश्मीर में भी है, सबको पता है उनका नाम क्या है, उन्होंने क्या क्या किया है। बट मैंने लोगों से सुना है जितने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है उन्होंने यहाँ किया है, जितनी पार्टीज है वो बेस्ट कर सकते थे बट उन्होंने नहीं किया। मैंने अपना कंफर्टेबल लाइफस्टाइल छोड़ के मैं आई हूँ इस टाइम पर, मैं अपनी जिंदगी पे खेल के यहाँ आई हूँ। मैं बाइकआउट वाले एरियाज में जा रही हूँ बिना ब्लड प्रूफ गाड़ी के, बिना सिक्योरिटी के कभी भी। लेकिन मुझे लगता है मेरे लिए सेफ है क्योंकि मैंने अभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन अगर नए लीडर नहीं आएंगे तो बदलाव नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा। जिनको आवाम ने एक प्रैक्टिकल मौका दिया है उन्होंने क्या किया वो देख लिया। अब पास्ट चेंज नहीं हो सकता लेकिन फ्यूचर चेंज हो सकता है, फ्यूचर के लिए चेंज करने जरूरी है। मैडम, परसों एक बयान आया है कांग्रेस की तरफ से जो एलओसी ट्रेड चल रही थी यहाँ, उसको बंद किया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है अगर इंसान के पास जुबान में और कलम में ताकत होगी तभी ये लड़ाई लड़ सकती है। अगर हम मीडिया के थ्रू सिर्फ बात कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, अपनी पब्लिसिटी ढूंढ रहे हैं इन चीजों के थ्रू, तो मुझे लगता है ये चीज गलत है जो इस टाइम हो रहा है। जितने गवर्नमेंट डिसीजन इस टाइम लिए जा रहे हैं वो पब्लिक की फेवर में नहीं है, पब्लिक के उल्टा है। वो कश्मीर को सेंट्रल से दूर करेगा, दूरियां बढ़ा देगा, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी यहाँ पे। मुझे लगता है कि इस चीज पर ध्यान देना जरूरी है। इस टाइम राइट डिसीजन ले और यहाँ के अवाम को इस टाइम पर हैरास ना किया जाए। इंशाअल्लाह ताला जिस दिन मैं उस कुर्सी में बैठूंगी आप खुद देखेंगे यहाँ की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे अपने नौजवान भाइयों को, अपनी माओ को, बहनों को बचाना है। मुझे सेफ्टी सिक्योरिटी सवाल यहाँ से खड़ा होता है कि आपको उसी पार्लियामेंट में जाना है। अगर आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाते हैं
तो उसी पार्लियामेंट में जाना है आपको, जिस पार्लियामेंट से सारे डिसीजन आते हैं जो अभी तक रियासत में है। बीजेपी कहती है 370 को हम खत्म करेंगे, उन्होंने अल्टीमेटम 2020 दिया है, और कांग्रेस का भी यही इशू है। आप कैसे आप कामयाब होगा? मैं यहाँ पे तय करना चाहूंगी कि हम सिर्फ ब्लेम गेम परायण को नहीं कर सकते, बाहर के लोगों को हम सारा ब्लेम गेम सेंटर को नहीं कर सकते। ब्लेम गेम अगर करना होता है, कल अगर कुछ भी डिसीजन लेना, दैट मींस वी शुड ब्लेम आवरसेल्व्स कि हमने क्या किया है, कश्मीर के लीडरों ने क्या किया, जो पावर उनके पास था उन्होंने कैसी लड़ाई लड़ी वो हम सबको पता है। उन्होंने बीजेपी के साथ क्यों हाथ मिलाया और उनको स्टेट पर हावी होने दिया। तो हम अपने लीडर्स को ब्लेम क्यों नहीं करते, हम अपने लीडर से क्यों नहीं पूछते जब उनके पास पावर था। अगर मैं पार्लियामेंट में बैठूंगी, मुझे सबसे पहले अटेंडेंस 100% देंगे। अगर आप देखेंगे, आप पिछला रिकॉर्ड देखिए, हमारे जो पार्लियामेंट मेंबर्स रहे हैं 5%, 7%, 11%, 15% ज्यादा से ज्यादा अटेंडेंस दी गई है। तो वहां मुद्दा, जब कोई आपने कभी देखा है कश्मीर के मुद्दे पे हमारा पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़ रहा है, तो जब आप आवाज उठाएंगे तो आवाज, सच्ची आवाज तो पूरी दुनिया कायनात सुनती है, बट आवाज तो उठी, आवाज ही नहीं उठती। हमारी पार्लियामेंट में हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आवाज ही नहीं उठाता, ना आज तक उठाई। अब मेरा मतलब है, अगर मैं बोल रही मुझे एक मौका दो, आवाज मैं उठाने वाली हूँ। बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे सेंट्रल में, मेरा यहाँ का जो हक है वो मैं किसी को खाने नहीं दूंगी। क्या आपका आपका ये मानना है कि जितने भी हमारे पुराने यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन थे, यहाँ से जो जाते थे वहां पे, उन्होंने काम नहीं किया और सेंट्रल कश्मीर के लिए काम करना चाहती जो भी गवर्नमेंट रही है? सेंट्रल ने बहुत फंड्स दिए हैं, वो फंड्स लैप्स होते हैं, वो मार्च में वापस जाते हैं। सेंट्रल को ये बोला जाता है आईटी, यहाँ पे आईटी का जो फंड है, आप देखिए, हम आईटी के मुताबिक जो नौजवान है जिसको टेक्नोलॉजी चाहिए इस टाइम पर, उसको हल नहीं चलाना, उसको कलम और कागज से नहीं लिखना है, उसको टाइपिंग करनी है, उसको कंप्यूटर देखना है, दैट मींस टेक्नोलॉजी के मुताबिक यहाँ पे जो मैंने देखा 10 साल हम पीछे हैं। और हमारा जो आईटी का फंड होता है वो मार्च में लैप्स होता है, वो सेंट्रल में वापस चला जाता है। हमारे खजाने में जितना आता है सेंट्रल से फंड, ये सांप की तरह उसके ऊपर बैठते हैं और ऊपर से ही खा जाते हैं और ग्रॉस रूट लेवल पर कुछ नहीं पहुंचता। जितनी स्कीमें लेडीज के लिए बनाई इन्होंने, आज तक कौन सी स्कीम पहुंची प्रैक्टिकली? जो स्किल डेवलपमेंट बोला, अगर बाकी स्टेट्स ने इतनी प्रोग्रेस करी स्किल डेवलपमेंट का बहुत ज्यादा फंड तो स्टेट हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए था, यहाँ स्किल डेवलपमेंट पर ऑडिट ही नहीं हुआ। फंड कहाँ गए, लोग कहाँ गए, बेरोजगारी क्यों है, बेरोजगारी यहाँ क्यों है? इस इलेक्शन में आपको मौका मिला है बहुत जगहों पे जाने का, साउथ कश्मीर में आप बहुत सारी जगहों पे गए, बहुत सारे लोगों से आप मिले होंगे, बहुत सारे लोग आपसे मिलने आए होंगे। क्या लगता है कि जो साउथ में जो हालात है इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? साउथ में जो हालात है, यहाँ ट्रस्ट डेफिसिट है, यहाँ भरोसा नहीं, यहाँ भरोसा बार बार तोड़ा गया है। साउथ कश्मीर का जो भरोसा टूटा हुआ है, जो दुख उन्होंने उठाए और उन हालातों के साथ खुद लड़े हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं था। जैसे एक स्पोर्ट्स प्लेयर है, हमारे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन बाहर की गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट किया है। एक लड़की मिली मुझे परसों, श्रीनगर की है, मार्शल आर्ट्स की, फिलीपींस ने भी उसको अप्रिशिएट किया और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, लेकिन हमारी जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगर हमारे यहाँ के स्पोर्ट्स प्लेयर है, जो एक बच्चा जो गांव में दौड़ सकता है, यहाँ ऑक्सीजन अच्छा है, क्या हमारे बेस्ट रनर्स नहीं हो सकते वर्ल्ड वाइड? क्या हमारा बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन नहीं जा सकता? क्या हमारी स्की एकेडमी नहीं हो सकती पहलगाम में, जो बर्फ यहाँ पड़ती है, जो इंटरनल स्पोर्ट हो सकता है, जिसमें हम लोग अपना रोजगार ढूंढ सकते हैं? क्या वो नहीं हो सकता? क्या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री यहाँ बड़ी नहीं हो सकती? क्या हेल्थ केयर इंडस्ट्री यहाँ नहीं हो सकती? मैं जब गाँव में जाती हूँ, मुझे लगता है यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बेरोजगारी, फाइनेंशियल डिपेंडेंस है। यहाँ पे एक जवान लड़के को मम्मी पापा से पैसे लेने पड़ते हैं, जो एक सरकारी नौकरी करता है, यहाँ बंद रहता है बाहर। यहाँ पे जो है इंटरनेट बिठाया जाता है, यहाँ जो डिजिटल आजकल जो मीडिया है या जो अपना रोजगार डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू गुजार कर सकता है, बट इंटरनेट बैठ जाता है। तो कोलैटरल डैमेजेस क्यों हैं? कोलैटरल डैमेजेस रोकने पड़ेंगे। मुझे लगता है यहाँ की जो यूथ के साथ उनकी बात नहीं सुनी जाती, उनकी बात सुननी पड़ेगी। यूथ के साथ आमना सामना
एक डिबेट करना पड़ेगा, उनके हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा, उनकी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी, पार्लियामेंट तक उनकी आवाज बन के जाना होगा। और मुझे लगता है यहाँ का जो एग्रेशन कम होगा, ये हमारा कल का लीडर है, नहीं तो हम कल के लीडर्स को खो देंगे। मुझे लगता है 10 साल के बाद यहाँ की आवाम को सोचना पड़ेगा कि यहाँ पॉलिटिकल सिनेरियो क्या होगा। यहाँ मुझे लगता है कब्रिस्तान बढ़ेंगे ज्यादा, अल्लाह ना करे, लेकिन लोग कम रहेंगे, फिर डेवलपमेंट कौन करेगा उसके बाद, फिर फंड कहाँ जाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ में आपकी क्या मैसेज रहेगी अपने कॉन्फ्रेंस का कश्मीर अनंतनाग का जो विशेष है, आपकी क्या चाहते हैं यहाँ के यूथ खासकर नौजवान तबके के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी ताकि यहाँ पे अमल कायम हो? बाइकआउट ना करे, अपना ईमानदारी का वोट दे, बिकॉज ये एक दिन होता है वोटिंग का। अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपको वही पुराने लीडर्स आएंगे, वही ज्यादती, वही खून बहाएंगे यहाँ पे। अगर आप लीडर चूज करेंगे, लीडर चेंज करेंगे इस टाइम पर, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आपका वोट आपका हक है, आप उस वोट को दीजिए। लड़ाई अलग है, वोटिंग अलग है, लीडर आने को आ जाएगा, बट आप डिसाइड करें उस कुर्सी पे कौन बैठेगा, आपकी आवाज कौन बन सकता है, और किसी का नीट एंड क्लीन बैकग्राउंड किसका है, उसको वोट दीजिए। अपना दिल और दिमाग दोनों यूज करें, इमोशनल तरीके से पार्टी को वोट ना दें। प्लीज अपना कीमती वोट राइट पर्सन को दे दे और उसको जिताएं, ताकि पुराने लीडर्स ना आए। लीडर चेंज होंगे, चेंज आएगा, कुछ अच्छा होगा इंशाअल्लाह ताला। हम इस मुसीबत से बाहर निकल आएंगे। शुक्रिया। आपको। थैंक यू।